पापा, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरा, मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान भी रहना नहीं चाहता। सिकंदर उस्मान हैरान हुए, तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो उनसे ये कहना नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है और वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता है। वहाँ हर चीज़ उसे इमामा की याद दिलाती थी, उसके पछतावे और एहसास जुर्म में इजाफा होता जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है कि तुम एडजस्ट हो सकते हो। सलार जानता था कि उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन उसके आकर मेरे बिजनेस को देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सलार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ता के बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था और उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। ये एक नई जिंदगी का आगाज था और वहां आने के चंद हफ्ते बाद उसे अंदाजा भी हो गया था वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। वो उसे वहां भी इसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहां भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार ना था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 3-4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोया और इस दिन रात की इस मसरूफियत ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के संभार ने उसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इदारे के नुमायां तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के मुमालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को वो पहली दफा अपनी आंखों से इतने करीब देख रहा था कि रिपोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हकायक में इन हकायक को इन तमाम हौलनाकी के साथ खुली आंख से देखने में बहुत फर्क होता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही उसने एम.फिल करने का सोचा था और फिर उसने एम.फिल में एडमिशन ले लिया था। इवनिंग क्लासेस को ज्वाइन करते हुए उसे कतन किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर जरूरत से ज्यादा मसरूफ कर रहा था, मगर उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। काम उसका जुनून बन चुका था, शायद इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सलार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते हुए फ्लाइट के दौरान हुई। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था। जब सलार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था, इस लंबी फ्लाइट के दौरान इन दोनों के दरमियान इब्तदाई तारफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सलार से काफी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था और वहाँ एक हॉस्टल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सलार ने मामूल के मुताबिक अपने ब्रीफ केस से स्लीपिंग पिल्स की एक गोली पानी के साथ निगल ली। फुरकान ने उसकी इस तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकते। सलार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पिल्स के बगैर नहीं सो सकता, फ्लाइट में हूं या ना हूं और इससे फर्क नहीं पड़ता।
सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सलार मुस्कुराया, मैं सिरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूं और 3-4 घंटे सो लेता हूं। इंसोमिनिया? फुरकान ने पूछा। शायद। मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सलार ने कदरे लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए था। इस उम्र में इंसोमिनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुम अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को खराब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सलार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम ना करे तो वो इस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता था जिसे वो महसूस करता था। वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो इमामा के बारे में सोचने लगता है, इस हद तक कि उसे अपना सर दर्द से फटता हुआ महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? फुरकान अब पूछ रहा था। 18 घंटे, बाद दफा 20। माई गुडनेस, और कब से? 2-3 साल से। और तब भी से नींद का मसला होगा तुम्हें? मैंने ठीक अंदाजा लगाया। तुमने खुद अपनी रूटीन खराब कर ली है, फुरकान ने उससे कहा, वरना इतने घंटे काम करने वाले आदमी को ज़हनी थकन ही एक लंबी पुरस्कून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता, सलार ने मध्यम लहजे में कहा। यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सलार उससे ये नहीं कह सका कि वो वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा? सलार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा। नहीं, असल में मैं तुम्हारे और मेरे जैसे लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं और खास तौर पर तलीम मगरब में हासिल करते हैं। वो ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, सलार ने इसी तरह लेटे हुए पुरस्कून आवाज में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज रात को सोने से पहले एक सपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं। सलार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज़े कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सलार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए देखा। ये यकीनन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सलार को फिर भी ये अंदाजा नहीं हो पाया कि वो हाफिज़े कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद ना आए, ये मुझे कुछ अजीब लगता है। सलार ने फुरकान को बुड़बुड़ाते सुना। वो अब अपने आवाज को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद उस पर गलबा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? उसने फुरकान की आवाज सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेरे असर ना होता तो मुस्कुरा कर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था इसमें वो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, मुझे सुकून नहीं। मुझे लगता है कि मैं मुसलसल किसी सहरा में सफर कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे किसी पीरे कामल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ से निकाल दे, जो मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखा दे। फुरकान दम बखुद उसका चेहरा देख रहा था। सलार की आंखें बंद थी, मगर वो उसकी आंखों के कोनों से निकलती नमी को देख सकता था। उसकी आवाज में बेरब्ती और लड़खड़ाहट थी। वो इस वक्त लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पिल्स के ज़ेरे असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली उसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका है। जहाज में होने वाली मुलाकात वहीं खत्म नहीं हुई। वो दोनों जागने के बाद भी आपस में गुफ्तगू करते रहे।
فرقان نے سلار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سلار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا، اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا، پھر سلار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سلار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سلار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سلار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سلار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویک اینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں گا، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے، اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اس سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سلار نے اس کی بات کو دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نوائی علاقے میں سے ایک کا نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کر دیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی پر واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سلار کو محسوس ہوا وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو خاصی مغرب زدہ ہے۔ سلار کو یکدم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو، اور تمہارا لائف سٹائل مجھے کچھ سادہ لگا مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ I think you are the odd one out۔ وہ اپنے آخری جملے پر خود ہی مسکرایا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور 2-3 سال سے ہی میں آڈ ون آؤٹ ہوا ہوں۔ پہلے میں اپنی فیملی سے زیادہ مغرب زدہ تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا؟ امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، فرقان نے بے یقینی سے ساری لایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر کوئی اللہ کا خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سلار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ؟ سلار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے، سلار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں، وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تھے،
میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 68 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی ہے۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی اسکول اور ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟